देखना अंकित का प्यार तुम्हारे हर दर्द को ख़त्म कर देगा, मीत ने मुस्कुराते हुए कहा। सिम्मी उन दोनों की बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा देती है। तब तक अंकित सबके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है और टेबल पर रख देता है। वह सिम्मी के बगल में बैठते हुए बोलता है, सीमू तुम एक बार और सोच लो, तुम चाहो तो अभी भी मना कर सकती हो। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अंकित की बात सुनकर सिम्मी कुछ देर सोचती है और बोलती है, मैंने सोच लिया है अंकित, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अब मैं ऋषभ की यादों से बाहर आना चाहती हूँ। जब वह अपनी लाइफ में दिव्या के साथ खुश है तो मुझे भी अपनी लाइफ में खुश रहने का अधिकार है। सिम्मी की बात सुनकर सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। रीत और मीत सिम्मी के गले लग जाती हैं। तो फिर हम जल्दी से तुम दोनों की सगाई कर देते हैं, रीत ने चहकते हुए कहा। रीत की बात सुनकर सिम्मी की धड़कनें तेज हो गई। सब कुछ इतना जल्दी होगा उसने सोचा नहीं था। सिम्मी बस हाँ में सर हिला देती है। तो रीत और मीत उसकी सगाई की डेट निकलवाने के लिए पंडित जी के पास चली जाती हैं। अंकित सिम्मी के पास बैठकर उससे बात कर रहा था, पर सिम्मी का ध्यान तो कहीं और ही था। उसे वह वक्त याद आता है जब वह बाहर डिनर के लिए अंकित के साथ जाने वाली थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वह फ़ोन पिक करती है और बोलती है, हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऋषभ से दूर रहना, पर लगता है तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम्हें अकल आ जाए। रीत, मीत और अंकित तुम्हारे बहुत करीबी दोस्त हैं ना, और तुम तो अंकित के साथ ही रहती हो, तो सबसे पहले मैं उसे चोट पहुंचाऊंगी। सामने से एक लड़की की गुस्से भरी आवाज़ आई। देखो दिव्या, अगर यह तुम हो तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि अब मेरा ऋषभ से कोई भी वास्ता नहीं है। और जो ये सब तुम बोल रही हो ना, करने की सोचना भी मत, सिम्मी ने गुस्से में कहा। कौन दिव्या? मैं कोई दिव्या नहीं हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ? अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हारे दोस्तों को चोट पहुंचाने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। और भूल से भी यह बात किसी को मत बताना, वरना तुम तो अंधी हो। मैं जो करूंगी उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। लड़की बोलती है और कॉल कट कर देती है। ये कौन है जो मुझे बार बार फ़ोन करके धमकी दे रही है? मैं तो ऋषभ से दूर ही हूँ, फिर भी यह मुझे ऋषभ से दूर रहने का बोल रही है। अगर इसने सच में मेरे फ्रेंड्स को कोई नुकसान पहुँचाया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो पहले ही ऋषभ से दूर हूँ। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि अब ऋषभ खुद मेरे पास ना आए, सिम्मी ने अपने मन में सोचा। सीमू, अंकित ने कहा तो सिम्मी अपनी सोच से बाहर आई। क्या सोच रही थी? अंकित ने उसे सोच में गुम देख कर कहा। कुछ नहीं अंकित, मैं बस कैसे क्या होगा सोच रही थी, सिम्मी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। सिम्मी की बात सुनकर अंकित मुस्कुरा देता है। सिम्मी अपने मन में सोचती है, पता नहीं जो मैं करने जा रही हूँ वह सही है या नहीं। जिन फ्रेंड्स ने मुसीबत में मेरा साथ दिया है, अपनी वजह से मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। हो सकता है वह लड़की बस ऐसे ही बोल रही हो, लेकिन अगर यह सच हुआ तो। ऋषभ अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था। आज वह बहुत गुस्से में था और अपना सारा गुस्सा ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर उतार रहा था। उसके जहन में इस वक्त सिम्मी की कही हुई बातें गूंज रही थी। वह जितना उसके बारे में सोचता उतना ही उसे गुस्सा आता। इधर रीतमी सगाई की डेट निकलवा कर आ गई थी और सिम्मी को बता रही थी कि ठीक 3 दिन बाद सगाई का मुहूर्त है और उसके 3 दिन बाद शादी का। सिम्मी कुछ सोचते हुए बोलती है, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? मेरा मतलब है कि सब कुछ अचानक हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। सीमू, हमने कोशिश की थी कि बाद की कोई डेट मिले, लेकिन इस मुहूर्त के बाद पूरे साल तक शादी का कोई योग नहीं है। सिम्मी का दिल किया कि वह बोल दे कि अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए। तभी मीत ने कहा, सही है ना सिमू, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। फिर अंकित ने कहा कि सब कुछ सिंपल तरीके से होगा। वैसे हमें अंकित ने बताया कि ऋषभ और दिव्या यहाँ आए हुए हैं। सिम्मी ने धीरे से बस इतना ही कहा। और ये बात तू हमें कब बताने वाली थी? रीत ने सिम्मी को घूरते हुए कहा। प्लीज़ रीत, मैं उन दोनों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, सिम्मी ने धीरे से कहा। तब तो तुझे जल्द से जल्द अंकित से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि तू उस ऋषभ देशमुख को बता सके कि जैसे वह अपनी ज़िंदगी में खुश है वैसे तू भी अपनी ज़िंदगी में खुश है। मीत ने कहा। अंकित उन सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। तभी उसने कहा, तुम दोनों सीमू को फोर्स मत करो, उसका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। देखा सीमू, अंकित को तुम्हारी खुशी की कितनी परवाह है। जब अंकित तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? रीत ने धीरे से सिम्मी से कहा। रीत की बात सुनकर सिम्मी सोचने पर मजबूर हो जाती है। उसका दिल कह रहा था कि वह सिर्फ ऋषभ की है, वह किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन उसका दिमाग अब तक अंकित ने जो भी उसके लिए किया उसके बारे में सोच रहा था। तभी उसे उस लड़की की धमकी याद आई जिसमें उसने उसे ऋषभ से दूर रहने को कहा था। वह आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है और बोलती है,
ठीक है, मुझे मंजूर है। सिम्मी की बात सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। रीत और मीत सिम्मी के गले लग जाती हैं और अंकित नम आंखों से सिम्मी को देख रहा था। वह आज बहुत खुश था क्योंकि अब सिम्मी उसकी होने जा रही थी। भले ही सिम्मी उससे प्यार नहीं करती है, पर उसे पूरा यकीन है कि एक दिन वह अपने प्यार से सिम्मी का दिल जीत लेगा। उसके बाद पूरे दिन रीत मीत सिम्मी के साथ रही और उससे सगाई की बातें करती रही। उसके बाद अंकित ने सबके लिए डिनर बनाया और डिनर करने के बाद रीत मीत फिर आने का बोलकर चली गई। उनके जाने के बाद सिम्मी भी अपने रूम में चली गई रेस्ट करने के लिए। अंकित के लिए तो वैसे भी आज खुशी का दिन था, उसे तो वैसे भी नींद नहीं आनी थी। सिम्मी बेड पर लेटी हुई थी और उसके आंसू तकिए को भिगो रहे थे। वह दिल और दिमाग के बीच में उलझी हुई थी। वह लाख कोशिश कर ले लेकिन ऋषभ को अपने दिल से नहीं निकाल पा रही थी। वह ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जिसमें उसके लिए ऋषभ को भुलाना नामुमकिन था, और दूसरी तरफ अंकित के साथ आगे बढ़ना उसके दिल को गवारा नहीं हो रहा था। वह अपना मुंह दबाए रोने लगती है। चलो ना बेबी, आज लंच टाइम में हम शॉपिंग के लिए चलते हैं और लंच भी वहीं कर लेंगे, दिव्या ने ऋषभ से कहा जो सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। सॉरी यार दिव्या, मेरी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, उसने ब्लेजर पहनते हुए कहा। बेबी तो हम किसी और टाइम चले जाएंगे ना, पर तुम मना मत करो प्लीज़ बेबी, दिव्या ने ऋषभ से बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो चलेंगे, ऋषभ ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। उसने एक नज़र दिव्या को देखा और वहाँ से चला गया। ऋषभ की बात पर दिव्या बहुत खुश हो गई। उसे पता था कि वह ऋषभ को इमोशनल ब्लैकमेल करके कोई भी काम करवा सकती है। इधर अंकित सिम्मी को आश्रम छोड़ता है और बोलता है, सिमू आज जीत मीत आएंगी तो तुम उनके साथ शॉपिंग पर चली जाना। पर अंकित इसकी क्या ज़रूरत है, सिम्मी ने धीरे से कहा। यह बात तो तुम रीत मीत से बोलना, अंकित ने हंसते हुए कहा और कार में बैठकर चला गया। सिम्मी आश्रम के अंदर जाती है और जूही के साथ मिलकर काम करने लगती है। वहीं ऋषभ ऑफिस में बैठा हुआ लैपटॉप पर एक वीडियो देख रहा था और साथ में एक फाइल भी पढ़ रहा था। वह अपने आप से बोलता है, तो हमारी कंपनी को धोखा देने वाले तुम हो, यह तुमने बहुत गलत किया है, इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। फिर वह विकास को कॉल करता है और अर्जेंट मीटिंग रखने को बोलता है। थोड़ी ही देर में सभी मीटिंग रूम में पहुंच चुके थे। ऋषभ सभी को घूर घूर कर देख रहा था। सभी के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव से साफ नजर आ रहे थे। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी अर्जेंट में मीटिंग क्यों रखी है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है और मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले मैं उस व्यक्ति का प्रमोशन करना चाहता हूं जो दिल से इस ऑफिस के लिए काम करता है, ऋषभ ने सबको देखते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर वह कौन है जिसे प्रमोशन मिल रहा है। जूनियर असिस्टेंट मिस्टर गौरव, ऋषभ ने कहा तो सभी उसे देखने लगे। गौरव हैरान होकर ऋषभ को देख रहा था। वह बहुत खुश था। आपने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आपकी मेहनत और लगन देखते हुए हमने सोचा कि आपको प्रमोशन दिया जाए, ऋषभ ने गौरव को देखते हुए कहा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस काबिल समझा, उन्होंने खुश होते हुए कहा। ऋषभ खड़ा हो गया और गौरव को अपने पास आने का इशारा किया। गौरव उठता है और सबको एटीट्यूड से देखता हुआ ऋषभ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आपको प्रमोशन देने से पहले हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, ऋषभ ने गौरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सर मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ, गौरव ने चहकते हुए कहा। अंदर आ जाइए, ऋषभ ने कहा तो सबकी नज़रें गेट की तरफ हो गई और गेट पर देखते ही देखते उनकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। सर ये सब क्या है, गौरव ने घबराते हुए गेट की तरफ देखकर कहा। गिफ्ट है गौरव तुम्हारे लिए, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरव ने डरते हुए गेट की तरफ देखा जहां पुलिस खड़ी थी। वह हकलाते हुए, पुलिस? लेकिन किस लिए सर, आखिर मैंने किया क्या है? तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? कोई नहीं, हम बता देते हैं, बोलकर ऋषभ लैपटॉप पर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें गौरव ऑफिस के सभी सीक्रेट्स उनके राइवल्स को बता रहा था। ये देखकर गौरव की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। वह डरते हुए ऋषभ की तरफ देखता है। फिर वह उसे वह फाइल दिखाता है जिसमें उसके खिलाफ सबूत थे। फिर वह इंस्पेक्टर से गौरव को ले जाने के लिए बोलता है और फिर गौरव से बोलता है, तुमने हमें धोखा देकर ठीक नहीं किया, अब तुम कहीं भी जॉब करने लायक नहीं रहोगे। गौरव ऋषभ के पैर पकड़ते हुए बोलता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था सर, पर आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी सर, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे, ऋषभ ने गुस्से से कहा तो इंस्पेक्टर गौरव को पकड़कर अपने साथ ले गए। उसके बाद ऋषभ सब एम्प्लॉयज़ को देखते हुए, गौरव के केस से आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि कंपनी को धोखा देने वाले के साथ क्या होगा, इसलिए भूल से भी कंपनी के साथ धोखा करने की सोचना भी मत।
ऋषभ के गुस्से को देखकर सभी एम्प्लॉयज सहम गए थे। ऋषभ ने उन सबको देखा और वापस अपना काम करने का बोलकर उनको भेज दिया। ऋषभ अपने केबिन में बैठा हुआ कॉफ़ी पीते हुए लैपटॉप पर वर्क कर रहा था कि तभी दिव्या की कॉल आई। उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दिव्या ने पूछा, कब आ रहे हो शॉपिंग के लिए? ऋषभ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम मॉल पहुंचो, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। थैंक्स बेबी, लव यू, दिव्या ने खुशी से उछलते हुए कहा। ऋषभ ने कॉल कट कर दी और अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके लैपटॉप को बंद किया और ऑफिस से निकल गया। इधर रीत मीत आश्रम के बाहर खड़ी सिम्मी का वेट कर रही थी कि उनकी नज़र बाहर आती सिम्मी पर पड़ी। वह दोनों उसके पास जाती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। चलो सिमू, हम सब मॉल चलते हैं, तुम्हारी सगाई है तो शॉपिंग तो बनती है ना? रीत ने हंसते हुए कहा, पर मेरा मन नहीं है शॉपिंग करने का, मेरे पास कपड़े हैं और लेने की क्या ज़रूरत है? सिम्मी ने धीरे से कहा। देख सिम्मी, हम जानते हैं कि ये सब तेरे लिए बहुत मुश्किल है, ऋषभ को भुलाकर अंकित को अपनाना, लेकिन तू क्यों सिर्फ अपने बारे में सोच रही है? अंकित के बारे में भी तो सोच। तुझसे कितना प्यार करता है, तेरी खुशी चाहता है, तो क्या तू अंकित के लिए इतना नहीं कर सकती है? मीत ने सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा। मीत की बात सुनकर सिम्मी चुप हो जाती है। वह अपने बारे में सोचकर अंकित के साथ गलत नहीं कर सकती, इसलिए उसने सहमति में अपना सर हिला दिया। उसके बाद रीत और मीत कैब बुक करती हैं। थोड़ी देर में कैब आ जाती है तो वह दोनों सिम्मी के साथ मॉल चली जाती हैं। थोड़ी देर में वे तीनों मॉल पहुंच जाती हैं। वे दोनों सिम्मी का हाथ पकड़े हुए मॉल के अंदर जाकर लेडीज सेक्शन की तरफ चली जाती हैं। उसी मॉल में ऋषभ और दिव्या भी आए थे। दिव्या उसका हाथ पकड़ती है और अपने लिए ड्रेस लेने के लिए शॉप पर चली जाती है। रीत मीत सिम्मी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, वहीं सिम्मी चुपचाप खड़ी थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी कि वह देख नहीं सकती है, वरना उसके लिए रीत मीत को यूँ परेशान नहीं होना पड़ता। जब उन्हें वहाँ कुछ पसंद नहीं आता तो वह दूसरे स्टोर की तरफ चली जाती हैं, पर उन्हें वहाँ भी कुछ पसंद नहीं आता। ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ बैठकर तब तक कॉफ़ी पीती हूँ, तब तक तुम दोनों मेरे लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट कर लो। सिम्मी ने कहा, तू पक्का यहीं बैठी रहेगी ना? रीत ने कहा, हाँ, मैं यहीं तुम दोनों का वेट करूँगी। सिम्मी ने कहा तो रीत मीत उसको कॉफ़ी देकर वहाँ से चली जाती हैं। सिम्मी अपनी कॉफ़ी पीने लगती है। वैसे भी जब उसको कपड़े देखने ही नहीं थे तो वह इधर उधर जाकर क्या करती। इधर दिव्या भी ऋषभ को इधर से उधर घुमा रही थी, जिससे ऋषभ खींच रहा था। वह एक कॉल का बहाना बनाकर वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। वह कॉफ़ी पीने के इरादे से कॉफ़ी शॉप की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसकी नज़र वहाँ बैठी सिम्मी पर पड़ी। उसे देखते ही उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने ब्लू कलर का पटियाला सूट सलवार पहन रखा था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ अपलक उसे देख रहा था। उसके बाद ऋषभ अपने कदम सिम्मी की तरफ बढ़ाता है और कोई हलचल किए बिना जाकर सिम्मी के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। अचानक से सिम्मी के हाथ कॉफ़ी पीते हुए रुक जाते हैं। उसका दिल अचानक ही तेज़ी से धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है कि ऋषभ वहीं है। वह कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, मिस्टर देशमुख। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या बात है सिम्मी, मैं तुम्हारे दिल में इस कदर छा चुका हूँ कि मेरा तुम्हारे पास होने का एहसास तुम्हें हो गया। सिम्मी को बिल्कुल सही महसूस हुआ था। ऋषभ उसके पास बैठा हुआ था। वह गुस्से में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ, ऋषभ ने सिम्मी को देखते हुए कहा। क्या कहा आपने? ऋषभ अपने होश में आते हुए, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ कॉफ़ी पीने आया था, तुम्हें यहाँ अकेले बैठे देखा तो तुम्हारे पास चला आया। यहाँ इतनी सारी जगह है, आप कहीं और जाकर बैठ जाइए। सिम्मी ने बेरुखी से कहा, पर यहाँ तो एक भी सीट खाली नहीं है। ऋषभ ने सिम्मी से झूठ बोलते हुए कहा। ऋषभ की बात पर सिम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी कॉफ़ी पीने लगी। ऋषभ के उसके पास होने पर जहाँ उसकी धड़कनें बेतहाशा बढ़ रही थी, वहीं उसके दिमाग में उससे दूर रहने की चेतावनी चल रही थी। ऋषभ सिम्मी के पास बैठा हुआ था और सिम्मी चुपचाप कॉफ़ी पी रही थी। करीबी से वह बेचैन हो रही थी और रीतमी जल्दी से आ जाए सोच रही थी। वैसे तुम अकेली आई हो क्या? ऋषभ ने सिम्मी को देखते हुए कहा। आप क्या करेंगे जानकर? सिम्मी ने बेरुखी से कहा। तुम मुझसे इतनी बेरुखी से बात क्यों करती हो? क्योंकि प्यार से बात करने का हक आपने मुझे कभी दिया ही नहीं। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ खामोश होकर उसे देखने लगता है। उसकी बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वैसे मैं वापस जा रहा हूँ, तुम्हें देखा तो सोचा जाने से पहले तुमसे मिल लूँ, ने सिम्मी को देखते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर सिम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऋषभ जा रहा है ये जानकर उसे निराशा होती है, लेकिन वह ऋषभ को रोक भी नहीं सकती है। तभी दिव्या ऋषभ को ढूंढते हुए वहां आती है और उन दोनों को साथ बैठे हुए देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। वह अपने फेस पर हल्की मुस्कुराहट लिए ऋषभ के पास जाती है और बोलती है, बेबी तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तभी रीत और मीत भी सिम्मी के लिए शॉपिंग करके उसके पास आ जाती हैं। वहाँ पर ऋषभ और दिव्या को देखकर वह दोनों हैरान हो जाती हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रीत ने ऋषभ और दिव्या को घूरते हुए कहा।
हम तो यहाँ शॉपिंग करने आए थे जैसे तुम दोनों आई हो, दिव्या ने भी रीत को घूरते हुए कहा। छिपकली, मीत ने दिव्या को घूरते हुए कहा। दिव्या इधर उधर देखते हुए, कहाँ है छिपकली? लगता है चली गई, मॉल वाले भी सफाई नहीं रखते, तभी तो छिपकली यहाँ वहाँ घूम रही है। मीत ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। चलो सीमू, तुम्हारी सारी शॉपिंग हो गई है। रीत ने सिम्मी को देखते हुए कहा। सिम्मी खड़ी हो जाती है उनके साथ जाने के लिए। तभी मीत ऋषभ और दिव्या से बोलते हैं, वैसे 2 दिन बाद सिम्मी और अंकित की सगाई है, तुम दोनों चाहो तो आ सकते हो। सिम्मी की सगाई की खबर सुनकर जहाँ दिव्या के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी, वहीं ये जानकर कि सिम्मी और अंकित सगाई कर रहे हैं, ऋषभ को बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। वह सिम्मी को देखते हुए बोला, तुम्हारी सगाई हो रही है अंकित के साथ? सिम्मी अपने जज्बातों को संभालते हुए बोली। हाँ। उसकी और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा नहीं था कि ऋषभ को उसकी सगाई की बात पता चल जाएगी। वहीं दिव्या खुशी से चहकते हुए बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, हम दोनों तुम्हारी सगाई में ज़रूर आएंगे, है ना ऋषभ? ऋषभ सिम्मी को देखते हुए, तो फिर ठीक है, हम लोग चलते हैं, आपको टाइम और प्लेस मैसेज करके बता देंगे, रीत ने कहा और मीत के साथ सिम्मी को लेकर वहाँ से चली गई। बाहर आने पर सिम्मी थोड़े गुस्से में मीत से बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऋषभ को ये बताने की कि मेरी सगाई हो रही है? और बताया भी तो क्या ज़रूरत थी उन दोनों को सगाई में बुलाने की? ज़रूरत थी सीमू, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसने क्या खोया है। तुझे और अंकित को साथ देकर उसे एहसास होगा कि तू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तू उसके बिना भी खुश है जैसे वह खुश है दिव्या के साथ। मीत ने कहा, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना है। वैसे भी ये सब इतनी जल्दी हो रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसे में अगर ऋषभ मेरी सगाई में आएगा तो मैं कैसे अपने आप को संभाल पाऊंगी? आज भी मेरी धड़कन सिर्फ ऋषभ का नाम लेती है। सिम्मी ने नम आंखों से कहा, तो मिटा दे अपने दिल से ऋषभ का नाम, क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं है तेरी। लिखना है तो अपने दिल पर अंकित का नाम लिख, जो तेरी परवाह करता है और तुझे दिलो जान से चाहता भी है। रीत ने सिम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रीत की बात सुनकर सिम्मी रोने लगती है। वह अपने मन में बोलती है, जिस दिन मेरी धड़कनों से ऋषभ का नाम मिटा वह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। क्योंकि सिम्मी भले ही ऋषभ से दूर है लेकिन उसकी रूह में सिर्फ ऋषभ ही बसा हुआ है। रीत और मीत सिम्मी की हालत समझ रही थी, क्योंकि वह जानती हैं कि सिम्मी जुनून की हद तक ऋषभ से प्यार करती है। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि ऋषभ की वजह से सिम्मी को सिर्फ दुख ही मिला है। इसलिए वह नहीं चाहती कि सिम्मी ऋषभ के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। इसी कारण वह सिम्मी की शादी अंकित से होने पर खुश थी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि अंकित सिम्मी को हमेशा खुश रखेगा। सिम्मी अपने आप को संभालती है और रीत और मीत के साथ घर चली जाती है। रीत और मीत ने भी कुछ वक्त सिम्मी को सोचने के लिए दिया, जिससे सही गलत क्या है वह सोच सके। इधर ऋषभ भी दिव्या के साथ होटल पहुंच जाता है। वह दिव्या से बाद में बात करने का बोलकर अपने रूम में चला जाता है। वह कुछ देर अकेले रहना चाहता था, क्योंकि जब से उसने सिम्मी की सगाई की बात सुनी थी वह बेचैन सा हो रहा था। उसे अपनी बेचैनी की वजह समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वह परेशान सा इधर से उधर चक्कर काट रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वह कॉल रिसीव करता है और बोलता है, बताओ क्या पता चला है? सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनते ही ऋषभ के चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे जैसे वह सामने वाले की बात सुनता जा रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उसके चेहरे से यह बता पाना मुश्किल था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद सामने वाले ने अपनी पूरी बात कहकर कॉल कट कर दी। वहीं ऋषभ अपने आप से बोला, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे सिम्मी, कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं सिम्मी रीत और मीत के साथ घर पहुंच जाती है। अंकित ऑफिस गया हुआ था, इसलिए रीत सिम्मी को रेस्ट करने का बोलकर मीत के साथ डिनर की तैयारी करने चली जाती है। वहीं सिम्मी रूम में जाकर फ्रेश होती है और बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है। इस वक्त उसके दिमाग में ऋषभ चल रहा था। वह उसकी सगाई की बात सुनकर क्या सोच रहा होगा। फिर उसे अपनी ही सोच पर हंसी आती है और सोचती है कि वह भला मेरे बारे में क्यों सोचेगा। उसने तो मन्नत में भी मुझसे जुदाई मांगी होगी। उसका दिल तो किसी और के लिए धड़कता है, फिर उसे मेरी धड़कनों की परवाह कैसे होगी। मुझे ही अपने कदम पीछे लेने हैं, क्योंकि इन कदमों का तेरे कदमों के साथ चलना मुमकिन नहीं है। तभी डोरबेल बजती है तो सिम्मी अपनी सोच से बाहर आती है। रीत जाकर गेट खोलती है तो सामने अंकित था। वह अंदर आता है तो उसकी नज़र सिम्मी पर पड़ती है। वह उसे देखकर फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब अंकित फ्रेश होकर आता है तो डिनर टेबल पर रख दिया गया था। वह जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, जहाँ सिम्मी और रीत मीत पहले से बैठी हुई थी। सभी चुपचाप अपना डिनर फिनिश करते हैं और हॉल में सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। रीत मीत ने सिम्मी की सगाई तक छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि सगाई में ज़्यादा वक्त नहीं था।
वह सिम्मी के साथ रहना चाहती थी जिससे सिम्मी को कोई दिक्कत ना हो। तो कैसी रही शॉपिंग? अंकित ने रीत मीत से पूछा। बहुत अच्छी, हमने सीमो के लिए बहुत सारी ड्रेसेस ली हैं। रीत ने कहा। वैसे अंकित, आज मॉल में हमें ऋषभ और दिव्या मिले थे। हमने उनको तुम्हारी और सिम्मी की सगाई में इनवाइट किया है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मीत ने अंकित को देखते हुए कहा। तुम्हें ऋषभ को सगाई में इनवाइट करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है इससे सीमू कितनी हर्ट हुई होगी। अगर ऋषभ और दिव्या हमारी सगाई में आ गए तो सिमी को बहुत तकलीफ होगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, अंकित ने थोड़ा गुस्से में कहा। सॉरी अंकित, हमने तो उसे यहाँ इसलिए इनवाइट किया कि वह अपनी आंखों से देख सके कि सिम्मी उसके बिना भी खुश है। सिम्मी उसे भूलकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। मीत ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं अंकित, ऋषभ और दिव्या के आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वह लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते, इसलिए हमें उनके बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए। जैसे बाकी सभी गेस्ट आएंगे, उन्हें भी हम गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। सिम्मी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुम श्योर हो कि तुम्हें ऋषभ और दिव्या के यहाँ आने से कोई दिक्कत नहीं है? अंकित ने सिम्मी को देखते हुए कहा। हाँ अंकित, मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत पुरानी यादों को भुलाकर करना चाहती हूँ। सिम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है सिमू, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके आने से तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अंकित की बात सुनकर रीत और मीत राहत की सांस लेती हैं। उसके बाद सभी सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सिम्मी अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। वह अपने आप से बोलती है। अंकित से मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे तुम्हारी यादों को अपने दिल में कैद करके रखना होगा ऋषभ। तुम हमेशा मेरे दिल में एक खूबसूरत याद बनकर रहोगे और मेरे जीने की वजह भी। तुम्हारी जो जगह मेरे दिल में है वह किसी की नहीं होगी। जिस दिन तुम मेरे दिल से निकल गए उस दिन ये सिम्मी इस दुनिया को अलविदा कह देगी, क्योंकि तू मेरा इश्क नहीं जुनून है। बहुत देर तक सोचते सोचते सिम्मी सो जाती है, क्योंकि उसने अब सोच लिया था कि उसे क्या करना है। 2 दिन तैयारियों में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सिम्मी और अंकित की सगाई का दिन आ गया। रीत मीत सगाई की अरेंजमेंट्स देख रही थी, क्योंकि सगाई घर पर ही थी। सगाई कुछ खास लोगों की मौजूदगी में होने वाली थी। मेकअप आर्टिस्ट सिम्मी का मेकअप कर रही थी। वहीं सिम्मी अंदर ही अंदर घबरा रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई खुशी नहीं थी। थोड़ी ही देर में सिम्मी रेडी हो जाती है तो रीत उसके पास आती है उसे बाहर ले जाने के लिए। सिम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी वह अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए रीत के साथ बाहर चली जाती है। जब बाहर आती है तो अंकित, जो बेसब्री से उसका वेट कर रहा था, उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंकित ने क्रीम कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। रीत सिम्मी को ले जाकर अंकित के बगल में बैठा देती है, जिससे सिम्मी थोड़ी असहज हो रही थी। वहीं अंकित बस सिम्मी को देखे जा रहा था। वह आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सिम्मी को घबराते हुए देखकर मीत ने कहा। क्या हुआ सिम्मू, तू इतनी घबरा क्यों रही है? क्या ऋषभ और दिव्या भी यहाँ आए हैं? सिम्मी ने धीरे से कहा। नहीं, और शायद आएंगे भी नहीं, मीत ने धीरे से कहा। मीत की बात सुनकर सिम्मी थोड़ी राहत की सांस लेती है, फिर मन में सोचती है। सही है ऋषभ कि तुम यहाँ नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे होते हुए मेरे लिए अंकित से सगाई करना मुश्किल हो जाता। सिम्मी दीदी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, जूही ने सिम्मी की तारीफ करते हुए कहा। जूही की बात पर सिम्मी हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी उसका दिल अचानक से बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ऋषभ उसके आसपास हो। हम कहीं लेट तो नहीं हो गए? अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी तो सभी आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं। सामने गेट पर दिव्या और ऋषभ हाथ में बुके लिए खड़े थे, और ये बात दिव्या ने कही थी। वहीं ऋषभ की नज़रें सिम्मी के ऊपर ठहरी हुई थी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लू कलर नेट का शाइनिंग गाउन पहन रखा था और बालों का बन बनाया हुआ था, जबकि ऋषभ ने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। वहीं दिव्या ने वाइट कलर का गाउन पहन रखा था और बालों को कर्ल किया हुआ था। चले बेबी, दिव्या ने ऋषभ से कहा तो ऋषभ का ध्यान भंग हुआ और वह दिव्या के साथ अंदर चला गया। ऋषभ और दिव्या यहाँ आए हैं ये जानकर सिम्मी को बेचैनी सी होने लगती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दोनों उसकी सगाई में आएंगे। नहीं, तुम दोनों बिल्कुल टाइम पर आए हो, रीत ने ऋषभ और दिव्या को घूरते हुए कहा। फिर मीत सिम्मी और अंकित के पास जाती है और बोलती है। इससे पहले कि हम सगाई की रस्म करें, क्यों ना एक कपल डांस हो जाए? सिम्मी कुछ बोलती उससे पहले अंकित ने कहा। क्यों नहीं, चलो सिम्मी। सिम्मी कुछ देर सोचती है, तभी अंकित उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाता है। फिर सॉन्ग प्ले होता है। अंकित सिम्मी की कमर पर अपना एक हाथ रखता है और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ता है और डांस करने लगता है। सिम्मी धीरे धीरे अंकित के साथ डांस कर रही थी। उसकी करीबी से वह असहज हो रही थी। वहीं ऋषभ को उन दोनों को एक साथ डांस करते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा था। अंकित सिम्मी को देखे जा रहा था। वह उसे देखते हुए उसके करीब जाने लगता है, जिसे सिम्मी महसूस कर लेती है। वहीं यह देखकर ऋषभ को गुस्सा आने लगता है।
वहीं दिव्या उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसे ऋषभ को खोने का डर नहीं था। तभी सिम्मी अंकित से दूर हो जाती है। ठीक उसी वक्त सॉन्ग खत्म हो जाता है और सभी उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अंकित सिम्मी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर हॉल में आ जाता है। रीत एक थाल में रखी हुई रिंग्स लाती है और अंकित के आगे करके बोलती है कि लो अंकित, सिम्मी को रिंग पहनाकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लो। रीत की बात सुनकर जहां सिम्मी की धड़कनें घबराहट से बढ़ जाती हैं, वहीं अंकित यह सुनकर मुस्कुरा देता है। अंकित सिम्मी का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में रिंग पहना देता है। सिम्मी को बहुत अजीब लग रहा था। उसका दिल उसे अंकित से सगाई करने के लिए मना कर रहा था। वह ऋषभ के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती है। सिमू, अंकित को रिंग पहनाओ, मीत ने कहा तो सिम्मी अपनी सोच से बाहर आती है। रीत सिम्मी के हाथ में रिंग पकड़ा देती है तो सिम्मी अपने कांपते हुए हाथों से अंकित को रिंग पहनाने के लिए अपने हाथ आगे करती है, तो अंकित अपने हाथ उसके हाथ के नीचे रख देता है। वहीं ऋषभ से अब यह सब देखा नहीं जा रहा था। वह लगातार सिम्मी को देख रहा था। उसके दिल में कुछ चल रहा था। सिम्मी घबराते हुए अंकित के हाथ में रिंग पहनाने वाली होती है कि अचानक ही वह बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। कोई कुछ समझता उससे पहले ऋषभ फुर्ती से जाकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है, सिम्मी सिम्मी। जब सिम्मी कुछ नहीं बोलती है तो ऋषभ उसे अपनी गोद में उठा लेता है और रीत से उसके रूम के बारे में पूछता है। रीत उसे सिम्मी का रूम बताती है तो ऋषभ जल्दी से उसे उसके रूम में लेकर जाकर उसके बेड पर लिटा देता है। सिम्मी को बेहोश देखकर सभी बहुत परेशान हो गए थे। अंकित को तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से सिम्मी को क्या हो गया। उसे ऋषभ का सिम्मी को अपनी बाहों में उठाना पसंद नहीं आया। वह जल्दी से रूम में जाता है और ऋषभ को एक साइड करते हुए सिम्मी के पास बैठ जाता है और बोलता है, सिमू उठो, पर सिम्मी बेहोश ही रहती है। तब तक ऋषभ डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लेता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आते हैं और सिम्मी का चेकअप करने लगते हैं। सिमू ठीक तो है डॉक्टर? अंकित ने परेशान होते हुए पूछा। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वह बेहोश हो गई थी। हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा। तब तक आप सब कुछ वक्त के लिए उन्हें अकेला छोड़ दें। डॉक्टर ने ऋषभ को एक नज़र देखकर अंकित से कहा और वहाँ से चले गए। डॉक्टर की बात मानते हुए सभी सिम्मी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं और उसके रूम से बाहर निकल जाते हैं। अच्छे खासे खुश भरे माहौल में सिम्मी के बेहोश होने पर दुख छा गया था। चुपचाप से एक जगह बैठे हुए थे। तब रीत सबको खाना खाने के लिए बोलते इधर ऋषभ सबसे नज़र बचाते हुए सिम्मी के रूम में आता है और दिव्या को एक मैसेज भेज देता है। वह धीरे से रूम को लॉक करता है और सिम्मी की तरफ चल देता है। उसकी नज़रें बेहोश सिम्मी पर ठहरी हुई थी। आज वह लग भी तो बहुत खूबसूरत रही थी। वह बेख्याली में धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगता है। तभी सिम्मी अपनी आंखें खोल देती है, जिससे ऋषभ होश में आता है और अपने आप को रोक लेता है। अपने चेहरे पर गम सांसें महसूस करके सिम्मी धीरे से बोलती है, ऋषभ। ऋषभ सीधा खड़ा हो जाता है। सिम्मी बेड को पकड़ते हुए उठकर बैठ जाती है। वह अपनी स्टिक ढूंढ रही थी लेकिन वह उसे मिल नहीं रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया सिम्मी? अचानक से ऋषभ ने कहा। सिम्मी चौंकते हुए, क्या किया है मैंने? और बाकी सब कहाँ हैं? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम बेहोश हो गई थी सिम्मी, ऋषभ ने कहा तो सिम्मी को याद आता है कि कैसे वह अंकित को रिंग पहनाते वक्त घबराते हुए बेहोश हो गई थी। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी सब कहाँ हैं? और आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे कुछ सवालों के जवाब मांगने आया हूँ, ऋषभ ने सिम्मी को देखते हुए कहा। किस अधिकार से आप मेरे कुछ नहीं लगते हैं? तो फिर क्यों मैं आपके सवालों के जवाब दूँ? सिम्मी ने बेरुखी से कहा। ऋषभ सिम्मी के पास जाता है और उसके कंधे से पकड़ते हुए खड़ा करके अपने करीब खींच लेता है और बोलता है, ये सवाल तो तुम अपने आप से पूछो कि मेरा तुम पर क्या हक है। आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, सिम्मी ने अपने आप को ऋषभ की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं सिम्मी, पहले तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, ऋषभ ने सिम्मी को अपने और करीब करते हुए कहा। ऋषभ की करीबी सिम्मी का दिल धड़का रही थी। वह अपनी धड़कनों पर काबू करते हुए बोली, मैंने आपको पहले ही सब बता दिया है, फिर भी अगर कुछ पूछना है तो जल्दी पूछिए। हमारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था सिम्मी? मैंने आपको बताया था ना। फिर यह सवाल क्यों? सिम्मी ने घबराते हुए कहा। हाँ तुमने बताया तो था, फिर भी ये बताओ कि तुम नेचुरल हॉस्पिटल क्या करने गई थी? कुछ भी तो नहीं, क्यों पूछ रहे हो? सिम्मी ने घबराते हुए कहा। तुमने ऐसा क्यों किया सिम्मी, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों किया? सिम्मी तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों अपनी आंखें मुझे दे दी सिम्मी, क्यों? ऋषभ ने रोते हुए कहा। उसे 2 दिन पहले का वक्त याद आता है जब वह इस सच्चाई से रूबरू हुआ था। 2 दिन पहले जब ऋषभ सिम्मी और अंकित की सगाई को लेकर परेशान था, तब उसके पास एक कॉल आई थी जो उसी आदमी की थी जिसको उसने सिम्मी के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। बोलो क्या पता चला है तुम्हें? आपके घर से जाने के बाद मैडम अपने घर गई थी, लेकिन वहाँ उन्हें कोई जगह नहीं मिली। उसके बाद वह कुछ दिनों तक एक होटल में रही।
उसके बाद वह नेचुरल हॉस्पिटल गई थी किसी काम के लिए। एक मिनट, अभी तुमने क्या कहा? ऋषभ ने सामने वाले की बात काटते हुए कहा। मैडम नेचुरल हॉस्पिटल गई थी किसी काम के लिए। ऋषभ को याद आता है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन नेचुरल हॉस्पिटल में हुआ था। वह घबराते हुए बोलता है, वह वहाँ क्या करने गई थी? यह तो नहीं पता चला है, क्योंकि वहाँ का कोई भी स्टाफ वहाँ के पेशेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं था। सामने वाले ने कहा, तुम जानते हो ये बात तुम किससे बोल रहे हो? तुम कुछ भी करो, कैसे भी करके 1 घंटे के अंदर मुझे जानना है कि सिम्मी वहाँ क्या करने गई थी। ऋषभ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। जी सर, सामने वाले ने डरते हुए कहा और कॉल कट कर दी। लगभग 1 घंटे के अंदर ऋषभ का फ़ोन दोबारा से बजा। ऋषभ जो कब से परेशान बैठा हुआ था, उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। हाँ जल्दी बोलो, तुम्हें क्या पता चला है? ऋषभ ने उत्सुकता से पूछा। सर मैडम वहाँ आई डोनेट करने गई थी, सामने वाले ने कहा। सामने वाले की बात सुनकर ऋषभ शॉक्ड हो जाता है। उसे बहुत घबराहट होने लगती है। वह अपने धड़कते हुए दिल के साथ पूछता है, उसने किसको अपनी आई डोनेट की हैं? सामने वाला कुछ देर चुप रहने के बाद बोलता है, आपको। ऋषभ ने जैसे ही यह सुना, उसका फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर गया और बंद हो गया। सिम्मी ने उसको अपनी आंखें दी है, ये सोचकर वह रोने लगता है। जैसे ही ऋषभ को यह पता चलता है कि उसको आंखें सिम्मी ने दी हैं, वह शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वह इतनी नफरत करता है, जिसे हर बार उसने दुत्कारा है, उसे खरी खोटी सुनाई है, प्यार के 2 बोल भी नहीं बोले हैं, अपनी हालत का जिम्मेदार भी उसे ही ठहराया है, इन सब के बावजूद सिम्मी ने उसे आंखें दी। लेकिन क्यों? क्या वह उससे इतना प्यार करती है कि खुद अंधेरे में रहना मंजूर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में रोशनी भर दी। यहाँ तक कि उसे कभी यह खबर भी नहीं होने दी कि उसने उसके लिए इतना बड़ा त्याग किया है। इन सारी बातों को सोचते हुए ऋषभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वह पल याद आने लगते हैं जिन पलों में उसने सिम्मी का और उसके प्यार का अपमान किया था। उसे खुद से नफरत होने लगी थी कि कहाँ उसने सिम्मी को प्यार के बदले सिर्फ दर्द दिया, वहीं सिम्मी ने उसे अपनी आंखें देकर अपने प्यार को महान साबित कर दिया। ऋषभ ये सब सोचकर रो रहा था और सिम्मी चुपचाप खड़ी आंखों में आंसू लिए उसका रोना सुन रही थी। ऋषभ रोते हुए सिम्मी की तरफ देखता है और दर्द भरी आवाज़ में बोलता है, क्यों सिम्मी, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी ज़िंदगी में उजाला भरकर खुद के लिए अंधेरा क्यों चुना? ये जानते हुए भी कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की, तुमने मुझे अपनी आंखें क्यों दी? जब से मुझे यह बात पता चली है, मैं अपने आप को तुम्हारा दोषी समझता हूँ, क्योंकि आज तुम मेरी वजह से देख नहीं पा रही हो। मैं जानती हूँ ऋषभ कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की है। फिर भला मैं तुम्हें तकलीफ़ में कैसे देख लेती? तुमसे प्यार करके अपने लिए दर्द मैंने पहले ही चुन लिया था, तो फिर यह अंधेरा कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे देती। यहाँ तो सिर्फ आंखें देनी थी। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अपने से पहले अपने प्यार के बारे में सोचते हैं। मैंने भी अपने से पहले तुम्हारे बारे में सोचा ऋषभ, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए ऋषभ, और देखो आज तुम खुश हो अपनी पत्नी दिव्या के साथ। सिम्मी ने किसी तरह रोते हुए कहा, दिव्या मेरी पत्नी नहीं है। अचानक से ऋषभ ने कहा, क्या तुम्हारी और दिव्या की शादी नहीं हुई है? सिम्मी ने हैरान होते हुए कहा, क्योंकि उसे लगता था कि ऋषभ और दिव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उसके जाने के बाद उन्होंने शादी कर ली होगी। नहीं, अगले महीने हमारी शादी है, ऋषभ ने धीरे से कहा। ओह, सिम्मी ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी खुशी, मेरे दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी फैमिली सबके बारे में सोचा, लेकिन तुम्हारा क्या सिम्मी, तुम्हारे हिस्से में तो सिर्फ दर्द ही आया। ऋषभ ने सिम्मी की तरफ देखते हुए कहा, एक तरफा मोहब्बत में सिर्फ दर्द ही मिलता है जो मुझे मिला है, पर मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि मैंने तुमसे शिद्दत से प्यार किया है, सिम्मी ने नम आंखों से कहा। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है ऋषभ, मेरा मतलब है मिस्टर देशमुख, अब पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में। वैसे भी सिम्मी की किस्मत में ऋषभ कभी था ही नहीं। ऋषभ आंखों में आंसू लिए सिम्मी को ही देख रहा था। कितना फ़र्क था सिम्मी और दिव्या के प्यार में। दिव्या जहाँ अपनी खुशी देखती है, अपने बारे में सोचती है, सिम्मी ने हमेशा उसके बारे में सोचा। क्या तुम अंकित के साथ शादी करने के लिए दिल से तैयार हो? ऋषभ ने शंका भरी नज़रों से पूछा। सिम्मी फीका सा मुस्कुराते हुए बोली, आप भूल रहे हैं मिस्टर देशमुख कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। जिनके रास्ते अलग होते हैं वह अगर किसी मोड़ पर मिल भी जाएं तो एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, जैसे कि हम हैं। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ या नहीं, यह सवाल आपको पूछने का कोई हक नहीं है। फिर भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हाँ, मुझे अंकित से शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और एक रिश्ते में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। ऋषभ कुछ देर सिम्मी को देखता है,
फिर उसके पास जाकर उसको गले से लगा लेता है। उसके इस तरह गले लगाने पर पहले तो सिम्मी हैरान होती है, फिर वह भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लेती है। आखिर यह पहली बार था जब ऋषभ ने उसे खुद अपनी इच्छा से गले लगाया था। तुमने जो मेरे लिए किया है सिम्मी, वह मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे सिर्फ अपनी आंखें ही नहीं बल्कि एक नई ज़िंदगी दी है। आज तुम्हारी वजह से मैं यह दुनिया दोबारा देख पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ। सिम्मी अपने आप को संभालती है और ऋषभ से अलग होकर बोलती है, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है ऋषभ। मैंने जो कुछ किया अपने प्यार के लिए किया। फिर थोड़ी देर रुक कर बोलती है, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो सिर्फ इतना करो कि यहाँ से वापस चले जाओ और फिर कभी यहाँ वापस मत आना। मैं अब कुछ भी पुरानी बातें याद नहीं रखना चाहती, ना ही तुम्हें कहने को। सिम्मी ने ऋषभ से यह सब कह दिया था, लेकिन यह सब बोलना उसके लिए आसान नहीं था। पर वह ऋषभ के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। जब खुद ऋषभ ने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, तो फिर वह उसके सामने आकर क्यों उसे तकलीफ़ दे रहा है, ये जानते हुए भी कि वह उससे कितना प्यार करती है। उसे अंकित से शादी करते हुए देख रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन सिम्मी की बातें ऋषभ को तकलीफ दे रही थी। उसने हर बार सिम्मी को अपनी ज़िंदगी से चले जाने को कहा, लेकिन आज जब वही बात सिम्मी ने उससे कही तो क्यों उसे तकलीफ हो रही है। वह सिम्मी को उसकी कमर से पकड़कर अपने नज़दीक खींच लेता है और बोलता है, अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? और किस हक से तुम यहाँ रुकना चाहते हो और किस लिए? वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जाऊँगा तो तुम्हारी शादी देख कर ही। ऋषभ ने अपना चेहरा सिम्मी के चेहरे के पास करते हुए कहा। ऋषभ की करीबी सिम्मी का दिल धड़का रही थी। उसकी सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। 3 दिन बाद मेरी शादी है, आप शौक से आ सकते हैं, क्योंकि अब आपका यहाँ आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऋषभ ने कुछ देर सिम्मी को घूरा और झटके से उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसकी बातें सुनने में उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वह गेट खोलता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। सिम्मी को जब महसूस होता है कि ऋषभ रूम से बाहर चला गया है, तो वह गहरी सांस लेती है और खुद से बोलती है, हम कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे ऋषभ, और अब तुम मुझसे जितना दूर रहो वही सबके लिए अच्छा है। फिर वह बाहर आती है तो उसे देखकर अंकित उसके पास आता है और बोलता है, सीमू तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ अंकित, सिम्मी ने कहा। तो फिर सगाई का प्रोग्राम जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करें, रीत ने सिम्मी को देखते हुए कहा। सिम्मी कुछ देर सोचती है, फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिलाती है। मीत रिंग लेकर आती है और सिम्मी को पकड़ा देती है। सिम्मी रिंग लेकर अपने कांपते हुए हाथों से अंकित को रिंग पहना देती है। इस वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे ऋषभ का ख्याल आ रहा था। वहीं एक कोने में खड़े ऋषभ ने सिम्मी की अंकित को रिंग पहनाते हुए देखा तो वह गुस्से से वहां से चला गया। खाना पीना तो पहले ही हो गया था। सगाई होते ही सभी अपने घर चले गए। दिव्या भी उन दोनों को बधाई देकर वहां से चली जाती है, क्योंकि ऋषभ के बिना उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था। ऋषभ होटल रूम में बैठा हुआ सिम्मी के बारे में सोच रहा था। उसने आज तक जो भी सिम्मी के साथ किया था वह सोच सोच कर उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। कितनी बड़ी गलती कर दी थी उसने। वह सिम्मी को कभी पहचान ही नहीं पाया। अपनी नफ़रत में वह इतना अंधा हो चुका था कि उसे कभी सिम्मी की अच्छाई ही नज़र नहीं आई। पर अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा, अब तो सब कुछ बदल चुका है। अचानक ही उसे ख्याल आया कि 3 दिन बाद सिम्मी की शादी है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जो सिम्मी उसके इश्क में इतनी आगे जा सकती है, क्या वह सच में अंकित से शादी करने को लेकर खुश है? लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? क्यों मुझे सिम्मी को अंकित के साथ देखकर बुरा लगता है? इधर सिम्मी भी अपने रूम में लेटी हुई ऋषभ के बारे में सोच रही थी। ऋषभ को सच पता चल गया, ये सोचकर वह हैरान थी कि आखिर ये सच ऋषभ को कैसे पता चला। वह अपने ऋषभ को कैसे तकलीफ में देख सकती थी, जिस ऋषभ के लिए उसने सबसे नाराज़गी मोल ले ली। उसका जीवन अंधेरे में कैसे देख सकती थी? घर से निकलते वक्त ऋषभ के कहे गए शब्दों से वह बहुत आहत हुई थी, लेकिन फिर भी ऋषभ के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ था। वह उसके हर पल की खबर रखती थी। ये जानकर कि ऋषभ को आई डोनर नहीं मिल रहा है, उसने उसे अपनी आंखें देने का फैसला किया था, जिसमें रीत और मीत और अंकित ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया। फिर भी उसने सिर्फ अपने दिल की सुनी। यह सब करना उसके लिए आसान नहीं था। ऋषभ को आई डोनेट करने के बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आई। उसे हर काम करने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो ये सोचकर खुश थी कि ऋषभ अब खुश है। 3 दिन बाद शादी थी, इसलिए सभी अपनी अपनी तैयारियों में बिजी थे। जहाँ अंकित इस शादी से खुश था, वहीं सिम्मी बाहर से तो सबको दिखा रही थी कि वह खुश है। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। वह जब भी आगे बढ़ने के बारे में सोचती, उसके कदम वहीं रुक जाते, क्योंकि वह ऋषभ के सिवा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती।
फिर कैसे वह अपने दिल को समझाए जो बार बार ऋषभ का नाम लेता है। चलो सिमू, हम शॉपिंग पर चलते हैं, तुम्हारे लिए लहंगा लेना है, रीत ने कहा। नहीं, तुम लोग जाओ, जो अच्छा लगे मेरे लिए ले आना, सिम्मी ने मना करते हुए कहा। जाने दो रीत, हम सब चले जाते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और ऐसे में सिम्मी परेशान हो जाएगी। अंकित ने रीत से कहा। अंकित सही बोल रहा है रीत, सिम्मी को रहने देते हैं, हम सब चलते हैं। मीत ने अंकित की बात का समर्थन करते हुए कहा। उसके बाद वह सब सिम्मी को घर पर आराम करने का बोलकर चले जाते हैं। सिम्मी का मन नहीं था रेस्ट करने का, इसलिए वह म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती है और सॉन्ग सुनने लगती है। उसे ऋषभ की याद आ रही थी, तभी डोरबेल बजती है। सिम्मी अपने आंसू पोंछती है और स्टिक लेकर जाकर गेट ओपन करती है। वह गहरी सांस लेती है और बोलती है। पर ऋषभ खड़ा था, वह ध्यान से सिम्मी को देख रहा था। वहीं ऋषभ के हाल से अनजान सिम्मी उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। वह देख नहीं सकती थी, नहीं तो उसे पता चलता कि इस वक्त ऋषभ की आंखें लाल और सूजी हुई हैं, जो कि शायद रोने की वजह से हुई हैं। उसका चेहरा मुरझाया हुआ सा था। कुछ बोलेंगे भी या यूं ही चुप रहेंगे? बोलिए, क्यों आए हैं यहाँ? ऋषभ कुछ नहीं बोलता और अंदर आ जाता है। इस वक्त वह बहुत बेचैन था। सिम्मी गेट बंद करती है और बोलती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मिस्टर देशमुख? मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने के लिए, तो फिर क्यों आए हैं आप? ये क्या आप और मिस्टर देशमुख लगा रखा है? ऋषभ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। ऋषभ की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सिम्मी सहम गई। धीरे से बोली। अजनबियों से ऐसे ही बात की जाती है? ऋषभ सिम्मी के पास जाता है और उसके कंधे को पकड़कर अपने करीब करते हुए बोलता है। अजनबी नहीं है हम, तो फिर हम क्या हैं? क्या रिश्ता है हमारा? सिम्मी ने धीरे से कहा। पत्नी हो तुम मेरी, क्या इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए? ऋषभ ने गुस्से से कहा। सिम्मी हंसते हुए बोली। हमारा तलाक हो चुका है 3 साल पहले, शायद आप यह बात भूल गए हैं। कुछ नहीं भूला हूँ मैं, और ना ही हमारा तलाक हुआ है, क्योंकि मैंने कभी डाइवोर्स पेपर पर साइन ही नहीं किया। ऋषभ की बात सुनकर पहले तो सिम्मी हैरान होती है, फिर बोलती है। अब आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको 3 साल पहले ही शादी के बंधन से आज़ाद कर दिया था। अब मेरी शादी अंकित से हो रही है और यही सच है। तुम अंकित से शादी नहीं करोगी, और मैं ऐसा क्यों ना करूं? क्योंकि मैं बोल रहा हूं। आप मेरे क्या लगते हैं कि मैं आपकी बात मानूं? पति हूं तुम्हारा, इसलिए। सिम्मी हंसते हुए बोली। अब आपको याद आया कि आप मेरे पति हैं, पर मेरे लिए अब इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। आप मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अजनबी हैं, जो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। ऋषभ सिम्मी के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है। मैंने कहा ना कि मुझे आप बोलना बंद करो। ऋषभ के इस तरह पकड़ने पर सिम्मी को कंधे में दर्द होने लगता है। वह कराते हुए कहती है। ऋषभ, मुझे दर्द हो रहा है। सिम्मी की बात सुनकर ऋषभ का ध्यान सिम्मी के कंधे पर गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ज़ोर से सिम्मी का कंधा पकड़ रखा है। वह उसके कंधे पर पकड़ ढीली कर देता है और बोलता है। तुम यह शादी नहीं करोगी? तुम क्यों चाहते हो कि मैं अंकित से शादी ना करूं? मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें अंकित के साथ नहीं देख सकता। नहीं अच्छा लगता है मुझे जब भी अंकित तुम्हारे करीब आता है। बहुत बुरा लगता है मुझे। ऋषभ ने अपने दिल की बात कही, जो वह पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा था। ऋषभ की बातें सुनकर सिम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि आज ऋषभ जैसे बातें कर रहा था वह उसका दिल धड़का रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ कभी उससे ऐसी बातें कर सकता है। वह अपने धड़कते हुए दिल के साथ। क्यों ऋषभ, क्यों तुम मुझे अंकित के साथ नहीं देख पाते हो? क्यों तुम्हें इतना बुरा लगता है मुझे अंकित के करीब देखकर? अंकित और सिम्मी की सगाई के बाद से ऋषभ बहुत परेशान सा था, लेकिन उसे अपनी परेशानी की वजह समझ नहीं आ रही थी। ये सच है कि उसने सिम्मी से कभी प्यार नहीं किया था, वह उससे नफरत करता था, लेकिन फिर भी उसे महसूस होता था कि सिम्मी सिर्फ उसके करीब रहे। सिम्मी जब उसकी लाइफ से चली गई तो वह बेचैन रहने लगा था। उस बेचैनी को दूर करने के लिए वह पूरी तरह काम में डूब गया था। लेकिन अब जब सिम्मी उसके सामने थी, उसके एहसास उसे फिर से बेचैन कर रहे थे, जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। उसे अंकित और सिम्मी को साथ देखकर बहुत बुरा लग रहा था और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए वह सिम्मी के पास आया था कि शायद उसे अपनी बेचैनी का कारण समझ आ जाए। कि बेरुखी से वह गुस्से में आ गया और उसने उस पर अधिकार जताते हुए उसे अंकित से शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि सच यही था कि अभी तक उन दोनों का तलाक नहीं हुआ था। वहीं सिम्मी इंतजार में थी कि कब ऋषभ उसके सवाल का जवाब देगा। उसने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया। तुम मुझे अंकित के साथ क्यों नहीं देख पाते हो ऋषभ? तुम्हें बुरा क्यों लगता है हमें साथ देखकर? मुझे नहीं पता, ऋषभ ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर सिम्मी बस फीकी सी हंसी हंसती है और मन में सोचती है। एक बार को मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर मैं भूल गई थी कि तुम तो कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं सकते हो। तुमने तो हमेशा मुझसे नफरत की है। लेकिन ऐसा है तो फिर क्यों तुम मुझे अंकित से शादी करने के लिए मना कर रहे हो?
मैं बीती बातों को भूल चुकी हूँ ऋषभ। अब सच यही है कि मेरी शादी अंकित के साथ और तुम्हारी शादी दिव्या के साथ होने वाली है। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है जिसके आधार पर तुम मुझे यह शादी करने के लिए मना कर रहे हो। तुम भी तो दिव्या से शादी कर रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का अधिकार है तो फिर मुझे क्यों नहीं। तुम तो मुझसे नफ़रत करते हो ना, तो मैं किसी से भी शादी करूं तुम्हें उससे क्या। हाँ, मुझे तुमसे नफ़रत थी, इसका कारण भी तुम जानती हो। तुम किसी से भी शादी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी मुझे फ़र्क पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता। ऋषभ ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मुझे लगता है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। टू बी कंटिन्यूड।